बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फ़िज़िक्स बाय इमरान रशीद। लास्ट वीडियो में हमने किप्स 2019 ए प्लस सीरीज़ सॉल्व करनी शुरू की थी और हमने यूनिट 1 का हाफ टेस्ट जो था वो क्लियर कर लिया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करेंगे और यूनिट 1 के जो MCQs हैं ए प्लस सीरीज़ के उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, विच क्वांटिटी हैज़ डिफरेंट यूनिट्स फ्राम द अदर थ्री। इन में से किस क्वांटिटी के यूनिट्स जो हैं वो बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं उनसे डिफरेंट है। अब इसमें सबसे पहले देखें डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अब जो डेंसिटी है उसका फार्मूला होता है मैस ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम को वैसे रहने देते हैं, मल्टीप्लाई वेलोसिटी आ जाएगा। कैपिटल जो वी है वो वॉल्यूम के लिए, स्मॉल वी जो है वो वेलोसिटी के लिए। अब वॉल्यूम आपस में कैंसिल हो जाएंगे और एंड पे रह जाएगा MV। अब मैस का यूनिट होता है किलोग्राम और V का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका यूनिट आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जो सेकंड ऑप्शन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसे हम लिखते हैं डेल P ओवर डेल T के साथ मैस का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और नीचे टाइम का सेकंड आ जाएगा। और इन सब को जब हम कंबाइन करेंगे तो S जब ऊपर जाएगा ये आपका बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट ऑप्शन है दी यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब जो यंग्स मॉडुलस है उसे हम Y के साथ लिखते हैं और एरिया को A के साथ ही लिख लेते हैं। यंग्स मॉडुलस होता है रेशो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ये लास्ट वीडियो में भी हमने पहले 2 जो ऑप्शंस किए थे उनमें इनके यूनिट्स थे। फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया होता है मीटर का स्क्वायर, जबकि चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ ये दोनों मीटर में हैं। तो अब ये होगा क्या, जो नीचे वाले मीटर्स हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर देखें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और साथ में एरिया का भी मीटर स्क्वायर आ रहा है। ये मीटर स्क्वायर आपस में कट जाते हैं, एंड पे रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ न्यूटन। तो न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लास्ट ऑप्शन है वेट। अब वेट को हम लिखते हैं W के साथ और W इक्वल होता है mg के। मैस की जगह हम लिखेंगे किलोग्राम और g की जगह लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब देखें हमें जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें था कि इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन जो है उसके यूनिट डिफरेंट हैं बाकी 3 से। तो जो पहली ऑप्शन है उसके हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड, बाकी सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो सेम हैं। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन A। सेकंड पे इफ़ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास इज़ 1% एंड रेडियस इज़ 2% देन मैक्सिमम एरर इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़। अब उसने हमसे पूछा हुआ है कि मास में एरर, रेडियस में एरर इतना है, जबकि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एरर बताना है, वो एरर कितना आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है I = mr²। यहाँ पे जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, जब भी हमारे पास पावर फैक्टर का क्वेश्चन आ रहा हो, यानी जिस क्वांटिटी का हमने अनसर्टेनिटी या एरर निकालना है उसमें पावर फैक्टर आ रहा हो, तो हम जब उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जितनी पावर होती है क्वांटिटी की उसको उस एरर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड पे रिक्वायर्ड परसेंटेज हमें मिल जाती है। अब जैसे देखें हमें उसने मैस भी दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है। एक तो ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और दूसरा रेडियस का क्या है, स्क्वायर, यानी रेडियस वाले केस में पावर फैक्टर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब भी मल्टीप्लिकेशन और पावर फैक्टर वाले केसेस होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर देते हैं, जबकि और वाले केस में हम उसकी पावर को भी परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो परसेंटेज एरर इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या आएगा, परसेंटेज एरर इन मास प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन रेडियस। 2 हमने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि R की जो पावर है वो 2 है। अब मैस की परसेंटेज उसने हमें दी है 1 और साथ में प्लस 2 इंटू परसेंटेज इन R है वो भी 2 के इक्वल है। तो 2 2s are 4 और 1 ये आ जाएगा 5%। तो हमारा रिक्वायर्ड जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन C। इसमें हमने क्या किया, हमने पावर फैक्टर वाले फार्मूलाज को यूज़ करते हुए उनकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ बनती हैं उनको आपस में ऐड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग डिराइव्ड यूनिट्स। इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जिसके यूनिट डिराइव्ड हैं वो बेस में नहीं है।
तो पहले देखते हैं एरिया। अब एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी उसमें लेंथ 2 दफ़ा आ रही होती है, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाता है। सेकंड देखें लेंथ। अब लेंथ जो है ये बेस क्वांटिटी है, उसका यूनिट मीटर। सी में देखें मैस। अब मैस जो है वो भी बेस है, टाइम वो भी बेस क्वांटिटी है। तो ये तीनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो बेस है, इनके यूनिट भी क्या होंगे, बेस यूनिट्स। जबकि जो एरिया है इसके यूनिट क्या होते हैं, डिराइव। उसमें जो लेंथ है वो 2 दफ़ा आ रही होती है। अब नेक्स्ट है रेशो ऑफ माइक्रो टू मेगा। अब माइक्रो जो है, जब हम प्री फिक्सेस वाले क्वेश्चंस करते हैं तो प्री फिक्सेस में माइक्रो होता है 10⁻⁶ ओवर क्या होगा, मेगा वो होता है 10⁻⁶। तो जब इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे तो 10⁻⁶ जो है वो ऊपर जाके -6 हो जाएगी, एंड पे बच जाएगा 10⁻12 आ जाएगा। तो हमारी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़। अब देखिए यहाँ पे केल्विन भी है, फ़ारेनहाइट भी है, सेल्सियस भी है, ऑल ऑफ दीज भी है। अब अगर हमें MCQs आया हो कि यूनिट ऑफ टेम्परेचर्स कितने हो सकते हैं या इनमें से कौन कौन सा टेम्परेचर का यूनिट है, तब जो हमारी ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। यानी ये सारे के सारे क्या हैं, टेम्परेचर को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, सेल्सियस भी, फ़ारेनहाइट भी, केल्विन भी। लेकिन जो SI का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो कौन सा है, केल्विन। तो हमने यहाँ पे केल्विन टिक करना है, हमने यहाँ पे ऑल ऑफ दीज को टिक नहीं करना। अगर सिर्फ लिखा हो कि इनमें से कौन कौन से टेम्परेचर के यूनिट्स हैं तो फिर हम ऑल ऑफ दीज को टिक कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, केल्विन। इसलिए हमने ऑप्शन ए को टिक करना है। अंडर सेम इन्वायरमेंट द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज़, द एरर इज़ कॉल्ड। यानी जब इन्वायरमेंट सेम रहे, माहौल सेम रहे, कोई प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम में कोई तब्दीली ना आए, तब भी अगर हमारा रिज़ल्ट जो है एक्सपेरिमेंट का वो डिफरेंट आंसर हमें बार बार दे रहा हो, तो उस तरह के एरर को हम कहते हैं सिस्टमेटिक, रैंडम, इंस्ट्रूमेंटल, ऑल ऑफ दीज। तो सिस्टमेटिक होता है जो एक ही तरतीब से एक ही रेशो के साथ आंसर आ रहा हो, उसमें कमी बेशी ना हो। इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है ज़ीरो एरर। तो ज़ीरो एरर जो है वो भी सेम ही आंसर हमें बार बार आ रहा होता है, होता वो गलत है। लेकिन यहाँ पर क्या था, हर दफ़ा डिफरेंट हमें आंसर मिल रहा होता है। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन कौन सी होगी, रैंडम एरर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द एंगल मेड बाय आइस कोन एट इट्स एज इज़ आ। जो आइस कोन है उसके एजेस पे जो एंगल्स बनते हैं, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेफिनेशन आती है स्टीरेडियन की। स्टीरेडियन जो है वो 3 डायमेंशनल एंगल है और उसकी जो एग्जांपल है वही आइस कोन वाली एग्जांपल है। तो जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा, सॉलिड एंगल। बाकी जो है क्रिटिकल एंगल ये भी नहीं है, एक्यूट एंगल ये भी नहीं है, ये प्योर ज्योमेट्रिकल एंगल होता है। प्लेन एंगल ये 2 डायमेंशनल एंगल्स हैं, जबकि जो कोन है वो 3 डायमेंशंस में होती है, लेंथ, विड्थ और हाइट, उसमें तीनों शामिल होती हैं। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हम कौन सा एंगल यूज़ करते हैं, सॉलिड एंगल। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द आंसर ऑफ मिली मल्टीप्लाई किलो डिवाइडेड बाय डेका। हमने मिली, किलो और डेका को यूज़ करते हुए आंसर निकालने। तो मिली जो है वो होता है 10⁻⁻3, किलो होता है 10⁻3 और डेका होता है 10⁻1। ऊपर वाले जो -3 और +3 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ में सिर्फ 1 रह जाएगा, और नीचे वाली जो 10⁻1 है जब ऊपर जाएगी तो हो जाएगा 10⁻1। तो हमारी ऑप्शन आएगी सेकंड। रेशो ऑफ सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर टू प्लेन एंगल ऑफ अ सर्कल इज़। जो सॉलिड एंगल है स्फीयर का, उसकी और प्लेन एंगल ऑफ सर्कल की हमने रेशो बतानी है। अब जब मेरे फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स हैं वहाँ पर मैंने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है कि जो सॉलिड एंगल, जो स्फीयर का एंगल बनता है वो 4π के इक्वल आता है, जबकि जो 2 डायमेंशंस में प्लेन एंगल जो बन रहा होता है, जिसे हम सिंपली सर्कुलर एंगल भी कह सकते हैं या एक्स और वाई एक्सिस के लिहाज से एंगल भी कह सकते हैं, तो टोटल एंगल होता है 2π। तो 4π और 2π को डिवाइड करेंगे तो एंड पे आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2। यानी 3 डायमेंशनल एंगल और 2 डायमेंशनल एंगल के दरमियान जो रेशो है वो 2 के इक्वल है, ऑप्शन नंबर डी आएगा। द सिस्टम इंटरनेशनल कंसिस्ट ऑफ। अब जो सिस्टम इंटरनेशनल है उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ओनली, यानी जो बेस क्वांटिटीज़ हैं सिर्फ वो हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। 7 फंडामेंटल यानी वो बेस क्वांटिटीज़, और जो 2 हैं वो सप्लीमेंट्री यानी उसमें रेडियन और स्टीरेडियन। ऑप्शन सी 7 फंडामेंटल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ एंड लार्ज नंबर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़, यानी उसमें बेस भी हैं
उसमें सप्लीमेंट्री भी हैं और साथ में डिराइव क्वांटिटीज़ भी उसमें शामिल हैं। नन ऑफ दीज इसमें नहीं है। तो हमारी जो ऑप्शन 3 है वो सारी की सारी एग्जैक्ट है, वो उसको एग्जैक्ट बयान कर रही है। जो फर्स्ट है वो सिर्फ बेस के बारे में थी, सेकंड जो है वो बेस प्लस सप्लीमेंट्री, जबकि जो सिस्टम इंटरनेशनल है वो बेस, सप्लीमेंट्री और डिराइव वो तीनों को बयान करता है। ऑप्शन सी आएगी। The frequency of vibration in string is written by equation f equals to 1/2L f over m under root. What is the unit of m in this equation? अब यहाँ पर ये काम नहीं करना कि हम m की जो सिंबल लेते हैं उसको हम कहते हैं मैस, और मैस का यूनिट होता है किलोग्राम। तो डायरेक्ट ऑप्शन ए को करेक्ट नहीं करना आपने। बेशक आपको आसानी से लग रहा है किलोग्राम होगा, लेकिन आप उसको करेक्ट नहीं करेंगे, आप पहले इसको चेक करेंगे। अब चेक हमने कैसे करना होता है, जब हम डायमेंशंस वाला टॉपिक पढ़ते हैं, डायमेंशंस वाले टॉपिक में हमें ये बताया जाता है कि जिस क्वांटिटी की आपने यूनिट या डायमेंशन फाइंड आउट करनी हो उसे आप इक्वेशन में सेपरेट कर लें, बाकी सारी क्वांटिटीज़ दूसरी तरफ ले जाएं, तब जो है वो आप उसके यूनिट, उसकी डायमेंशंस निकाल सकते हैं। तो हमारा फार्मूला है f इक्वल्स टू 1/2L f ओवर m अंडर रूट। अगर हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेते हैं तो ये आ जाता है f स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4L स्क्वायर और f ओवर m। इनका जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से m को सेपरेट करें तो एंड पे बचेगा f ओवर 4L स्क्वायर और f स्क्वायर। अब जब हम यूनिट्स लिखेंगे तो m इक्वल्स टू फोर्स की जगह न्यूटन, 4 का कोई यूनिट नहीं होता, लेंथ जो है उसका यूनिट होता है मीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी होती है पर सेकंड यानी s-1, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है तो ये s-2 उसका यूनिट आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूटन की जगह हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और नीचे m स्क्वायर s-2 आ जाएगा। अब देखें s-2 के साथ कैंसिल, जबकि नीचे वाला जो m स्क्वायर है वो जब ऊपर जाएगा तो ऊपर वाली वैल्यू -1 की रह जाएगी। अब यूनिट आएगा किलोग्राम पर मीटर। अब देखें अगर हम इसको बगैर देखे टिक कर देते किलोग्राम, तो वही बात है कि आपने कहना था कि हमारी ऑप्शन तो ठीक है, ये गलत क्यों आई है, जबकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि किलोग्राम नहीं है, किलोग्राम पर मीटर है। यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज़, हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का यूनिट बताना है। तो इसका अगर हम फार्मूला देखें तो फार्मूला हम लिखते हैं अल्फ़ा, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट को शो करता है, इक्वल RT माइनस R0 ओवर R0T। यहाँ पर जो R है वो शो कर रहा है रेजिस्टेंस, जबकि जो T है जो नीचे लिखा हुआ है वो शो करता है टाइम को, नहीं किसको शो करेगा, टेम्परेचर को। ऊपर वाला जो RT है, T जो है वो उसकी बेस में है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, जबकि जो R0 है वो नॉट भी जो है वो 0 वो भी बेस में लिखा हुआ है। तो RT माइनस R0 ये जो है रेजिस्टेंस में से ही हम रेजिस्टेंस को माइनस कर रहे हैं, तो एंड पे आंसर किस में आएगा, रेजिस्टेंस में ही, और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम। नीचे जो R0 है वो भी रेजिस्टेंस है, उसका यूनिट भी होगा ओहम, और साथ में T जो है ये टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट हमने अभी पढ़ा है, वो किसके इक्वल आता है, केल्विन के। अब ओहम आपस में कट जाएंगे, सिर्फ रह जाएगा K-1। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है पर केल्विन। नेक्स्ट है फेरेड इज़ द SI यूनिट ऑफ। अब फेरेड जो है ये हम जानते हैं सेकंड ईयर चैप्टर 1 में है, ये यूनिट है कैपेसिटेंस का। तो हमारी ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी। कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी ये और चीज़ें हैं, तो हमारी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी करेक्ट है। कैपेसिटेंस का यूनिट फेरेड होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लिखा हुआ है 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ इक्वल टू, 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल आता है। नीचे देखें सारी की सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, तो हम इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। मिली होता है 10⁻³ हम लिखेंगे 1 × 10⁻³ साथ में जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो होता है 1.6 × 10⁻19 जूल्स। जब इनको हम कंबाइन करेंगे तो देखें 10⁻³ और 10⁻19 ये दोनों इकट्ठे होके हो जाएंगे 10⁻22 और आंसर आ जाएगा 1.6 × 10⁻22 जूल्स। अब इनके लिहाज से ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी आती है। 1 एंगस्ट्रॉम इज़ इक्वल टू, अब जो 1 एंगस्ट्रॉम है वो इक्वल होता है 10⁻10 मीटर के, जबकि नीचे देखें 10⁻10 मीटर नहीं है, जबकि ऑप्शंस जो हैं वो मिलीमीटर्स में हैं। तो सबको बारी बारी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 10⁻9 मिलीमीटर, तो 10⁻9
मिली की जगह 10 की -3 लिखेंगे तो -9 -3 हो जाएगा माइनस का 12 मीटर। ऑप्शन बी देखें 10 की -8 मिलीमीटर, 10 की -8 मल्टीप्लाई मिली की जगह फिर से 10 की -3 तो कंबाइन हो जाएंगे -11 मीटर्स। 10 की -7 मिलीमीटर, 10 की -7 10 की -3 तो ये हो जाएगा 10 की -10 मीटर। ये हमारे ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। जबकि लास्ट ऑप्शन है 10 की -6 मिलीमीटर तो 10 - 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये हो जाएंगे 10 की -9 मीटर। अब देखें 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल था 10 की -10 और हमारी जो ऑप्शन सी है 10 की -7 मिलीमीटर वाली वो ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है विच रिलेशन इज़ रॉन्ग, इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो ठीक नहीं है, उसमें गलती है। इसको अगर हम देखें तो 1 कैलोरी इक्वल होती है 4.18 जूल के, ये एग्जैक्ट है। सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 - 9 मीटर। अगर हम प्रीफिक्स का टेबल देखें तो नैनोमीटर जो है वो -9 के ही इक्वल आता है, तो ये ऑप्शन भी हमारी करेक्ट है। थर्ड अगर हम देखें तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके इक्वल आता है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा होता है 10 की +6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोबारा से 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल्स। 10 की -19 में से जब +6 को माइनस करेंगे एंड पे आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 जूल्स। अब देखें ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो चौथी जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली रॉन्ग होगी, यानी वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 - 5 डाइन्स। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज़, अब रिएक्टेंस जो है वो हम रेजिस्टेंस को ही कहते हैं। ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑपोजिशन का यूनिट होता है ओहम, तो ये ऑप्शन नंबर आएगी ए, ओहम आ जाएगा इसका यूनिट। 48 पे इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डिराइव क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ, अब इलेक्ट्रिक चार्ज जिसे हम क्यू के साथ लिखते हैं उसको एज अ डिराइव क्वांटिटी हम किन की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो देखें हमारा जो चार्ज का आता है फार्मूला बुक में सेकंड चैप्टर आएगा सेकंड ईयर में, वो होता है करंट इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा करंट इनटू टाइम। अब करंट इनटू टाइम की ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है। बाकी जो ऑप्शन हैं ए बी सी ये हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती, तो ऑप्शन नंबर डी आएगी, करंट मल्टीप्लाई टाइम। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज़ डिटरमाइंड बाय, हम मेजरमेंट की एक्यूरेसी को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें जब हमने पार्ट 1 किया था लास्ट वीडियो में, वहाँ पर था प्रेसिजन, यहाँ पर एक्यूरेसी है। अब एक्यूरेसी को बताने के लिए हमें फ्रैक्शनल एरर भी चाहिए होता है, परसेंटेज एरर भी चाहिए होता है। मैंने आपको डिटेल से बताया था कि जब आप प्रेसिजन की बात करते हैं तो वो सारी की सारी डिपेंड करती है एब्सोल्यूट एरर के ऊपर, जबकि जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर दोनों के ऊपर। तो बोथ ऑप्शंस आ जाएंगी, बोथ बी एंड सी आ जाएगा। नेक्स्ट है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर, अब जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल्स हैं ये प्राइमरी फंडामेंटल वो होते हैं जिन्हें हम बेस कहते हैं, ये बेस नहीं है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं, रेडियन स्टीरेडियन उनके जो यूनिट्स हैं। सेकेंडरी फंडामेंटल यूनिट ये भी नहीं है, डिराइव यूनिट ये भी नहीं है, तो हमारी जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कौन सा होगा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ वाला, यानी ये उनके यूनिट्स हैं रेडियन और स्टीरेडियन के। ज़ीरो एरर प्रोड्यूस्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड, अब जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर होता है उस एरर को हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। ऑप्शंस में देखें तो पर्सनल, रैंडम, सिस्टमेटिक, बोथ ए एंड बी। अब इनमें पर्सनल एरर वो भी नहीं है, वो डिवाइस बेस्ड नहीं होता, रैंडम एरर वो भी डिवाइस बेस्ड नहीं होता, तो हमारी ऑप्शन रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ सिस्टमेटिक एरर। नेक्स्ट देखें द लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच इज़ 1 hour 5 seconds, द टाइम फॉर 20 oscillations ऑफ अ पेंडुलम इज़ मेजर्ड टू बी 25 seconds, द मिनिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम विल बी। अब यहाँ पे देखें उसने हमें स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट बताया हुआ है, साथ में 20 ऑसिलेशंस के लिए टाइम बताया हुआ है 25 सेकंड लगे, और हमने बताना है कि जितना ये टाइम लगा है उस टाइम में कितना परसेंटेज एरर आ सकता है जिस टाइम में हमने 20 ऑसिलेशंस को काउंट किया है। अब जब हम फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 में टाइमिंग एक्सपेरिमेंट की अनसर्टेनिटीज़ को रिकॉल करते हैं तो वहाँ पर जब हमने अनसर्टेनिटी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, जब भी टाइमिंग वाला होगा लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ़
वाइब्रेशंस के साथ। यहाँ पर जो लीस्ट काउंट है 1/5, 1/5 को लिख सकते हैं 0.2 और नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस जो हैं वो हैं हमारे पास 20। जब 0.2 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.01। जबकि हमने जो आंसर लिखना है, आंसर हमने प्रॉपर लिखना है कितनी परसेंटेज में आ रहा है, ये परसेंटेज में नहीं है 0.01। इसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड निकाल के फिर हम इसको देखते हैं। टाइम पीरियड निकालने के लिए टोटल टाइम ओवर नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस का फार्मूला हम यूज़ करते हैं। ये सारे का सारा फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 में मौजूद है, वहाँ से आप रिकॉल भी कर सकते हैं। तो टोटल टाइम हमारा लगा 25 सेकंड और नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस जो हैं वो फिर से 20 है। तो जब इनको डिवाइड करते हैं आंसर आ जाता है 1.25 और इतनी वाइब्रेशंस में जितना हमारा एरर आ रहा है वो कितना है 0.01। लेकिन ऑप्शंस में देखें, ऑप्शन में परसेंटेज में सारे के सारे आंसर्स हैं, यहाँ पर अभी परसेंटेज हमें नहीं मिली। हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि 0.01 जो है वो 1.25 का कितने परसेंट एरर बन रहा है। हाउ मच परसेंटेज 0.01 इज़ ऑफ 1.25। जब हम इनकी परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज निकालने के लिए हम 0.01 को ऊपर रखेंगे, जितना उसमें एरर आ रहा है लीस्ट काउंट है, ओवर जो ओरिजिनल मेजरमेंट है उसको नीचे रखेंगे। ये भी हमने किया हुआ फर्स्ट ईयर में। मल्टीप्लाई बाय 100, साथ में परसेंटेज आ जाएगी। तो जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं एंड पे आ जाएगा 0.8%। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या आ सकती है, आप इसको जब शॉर्ट क्योंकि टाइम आपके पास थोड़ा होता है, आप इसको तेज़ी के साथ करते हैं तो आप कहते हैं अच्छा 0.01 आया है तो इसके लिहाज से हमारा 0.1% आ रहा होगा। आपने ये गलती नहीं करनी, आपने इसको प्रॉपर सॉल्व करके फिर आगे चलना है। तो इस MCQs में हमने क्या किया, हमने टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, लीस्ट काउंट को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस के साथ। फिर हमें जिस तरह से आंसर आ रहा हो, अगर हमें आंसर जो है वो परसेंटेज में चाहिए तो हम उसकी परसेंटेज निकाल लेंगे, नहीं तो हमारा जो आंसर है वो 0.01 ही होगा। इफ़ y इक्वल्स टू a/b द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ y विल बी। उसने y हमें दिया हुआ है, a/b जो दो क्वांटिटीज़ हैं, तो हमने बताना है कि y में टोटल परसेंटेज एरर मैक्सिमम जो है वो कितना आ सकता है। अब यहाँ पर देखें, ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं a और b, ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, डिवाइड। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला अनसर्टेनिटी रिलेशन यूज़ करेंगे। जब भी हम क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं उस केस में हम क्या करते हैं, उन क्वांटिटीज़ की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को आपस में ऐड कर देते हैं। तो हम जब टोटल अनसर्टेनिटी निकालेंगे y में, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन y या परसेंटेज एरर इन y वो इक्वल होगा परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b के इक्वल आएगा। अब परसेंटेज एरर इन a क्या आ सकता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी उसमें जिसको हमने मेजर किया उसमें जितना एरर आ रहा होगा, जितना उसका लीस्ट काउंट बन रहा होगा, उसको हम ऊपर रखेंगे और नीचे जो ओरिजिनल क्वांटिटी है उसको हम a को नीचे रखेंगे। यहाँ पर हमने सपोज़ किया हुआ है, जैसे लास्ट MCQs में था, लास्ट वाले में हमने 1.25 प्लस माइनस 0.01 पढ़ा है। तो 0.01 को ऊपर रखेंगे और 1.25 को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 और साथ में परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह b वाली भी लिखेंगे तो a और b में जितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ है वो यहाँ से निकल आएंगी। अब देखें, इनमें मल्टीप्लाई 100 दोनों में कॉमन है, तो मल्टीप्लाई 100 को अगर हम सेपरेट करें तो एंड पे रह जाता है डेल a/a प्लस डेल b/b। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए। द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी f इज़ गिवन बाय hf वेयर h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट। व्हाट आर बेस यूनिट ऑफ f। अब यहाँ पे देखें, उसने हमें एनर्जी का रिलेशन बताया हुआ है E इक्वल्स टू hf। हमने यहाँ से बताना है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा। फ्रीक्वेंसी किसी भी फार्मूला में यूज़ हो रही हो उसका यूनिट होता है हमेशा पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी होता है 1/t के इक्वल, 1/t जो है 1/सेकंड के इक्वल आएगा, तो ये हो जाएगा पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हमेशा s-1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ वन विच हैज़। अब जो प्रिसाइज मेजरमेंट है वो कौन सी होती है, जी हमने फर्स्ट वीडियो में भी किया था कि मेजरमेंट की प्रिसीजन चेक करनी हो तो उसके लिए हम देखते हैं कि उसमें कितना एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मौजूद है। जितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उस मेजरमेंट में कम से कम होगी वो हमारी मेजरमेंट उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज आएगी। अब मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था, अगर एक डिवाइस है उसका लीस्ट काउंट जो है वो ज़्यादा है तो उसकी प्रिसीजन कम होगी। अगर एक डिवाइस है हम उससे अच्छी यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम
वर्नियर कैलिपर्स की जगह स्क्रू गेज यूज़ करते हैं, तो स्क्रू गेज जो है वो हमें ज़्यादा प्रिसाइज आंसर दे सकता है, क्योंकि उसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी उसमें जो उसका अपना एरर है जो उसके डिवाइस के साथ ख़ास होता है वो कम से कम है। किससे कम है? वर्नियर कैलिपर से कम है। तो जो डिवाइस की अपनी अनसर्टेनिटी होती है उस डिवाइस की अनसर्टेनिटी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और जब मेजरमेंट प्रिसाइज तब होगी जब डिवाइस की अनसर्टेनिटी कम से कम होगी, उसी अनसर्टेनिटी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो हमारी ऑप्शन बी आ जाएगी, लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। बाकी जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी उसमें नहीं आती। मैक्सिमम प्रिसीजन, अब प्रिसीजन जो है वो भी इससे मैच नहीं करेगा, तो हमारी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी आएगी। विच वन इज़ नॉट मेजर्ड इन यूनिट ऑफ एनर्जी। अब इनमें से कौन सी जो है इक्वेशन वो एनर्जी से रिलेटेड नहीं है? तो पहले देखते हैं F इंटू डी। ये जो F इंटू डी है ये फार्मूला होता है वर्क का। वर्क को यूनिट हम हमेशा लेते हैं जॉल्स की फॉर्म में। तो पहला जो ऑप्शन ए है वो वर्क का यूनिट है जॉल, तो ये एनर्जी है। ऑप्शन बी देखें, करंट इंटू टाइम। अब जो करंट इंटू टाइम है ये हमने अभी कुछ MCQs पहले किया है, ये होता है चार्ज के इक्वल, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो ये एनर्जी नहीं है। ऑप्शन सी देखें, हाफ ए लाइफ स्केयर, ये एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर में आती है, तो एनर्जी का यूनिट फिर से आता है जॉल। ऑप्शन डी देखें, Q मल्टीप्लाई बाय V। अब यहाँ पर Q जो है उसे हम चार्ज के तौर पे लें तो Q इक्वल आ जाएगा IT के, तो ये अगर हम I और V को कंबाइन करें तो पावर का रिलेशन आता है IV, साथ में आ जाएगा T। अब पावर का एक और रिलेशन भी होता है, कितने टाइम में कितना काम हमने किया, तो W/T आ जाएगा। अब T और T आपस में जब कैंसिल करेंगे तो एंड पे सिर्फ रह जाएगा वर्क, और वर्क जो है उसका यूनिट फिर से आ जाएगा जॉल। तो इन चारों ऑप्शंस में जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, I इंटू टी। 57 द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इन सिस्टम इंटरनेशनल इज़। अब सिस्टम इंटरनेशनल में जो एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट है वो यूनिट हमारा आता है रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेट ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट। इनमें से कौन से जो हैं ऑप्शन वो सारे के सारे सप्लीमेंट्री यूनिट हैं। तो देखें, रेडियन ये सप्लीमेंट्री है, एम्पेयर जो है ये बेस है, करंट का यूनिट है, मोल बेस है, किलोग्राम भी बेस है, रेडियन स्टी रेडियन ये दोनों जो हैं वो हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट हैं, रेडियन और टाइम। अब रेडियन जो है वो सप्लीमेंट्री, टाइम जो है वो बेस है, तो हमारी ऑप्शन सिर्फ आ जाएगी बी, रेडियन और स्टी रेडियन। नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन अ डे आर। अब एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, तो एक दिन में अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ़ आवर्स होते हैं 24, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं वो भी 60 आ जाएगा। तो हम इन सारी क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करें, एंड पे आ जाता है 86,400 सेकंड। तो एक दिन में 86,400 सेकंड्स मौजूद होते हैं। आज की हमारी लास्ट ऑप्शन जिससे हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब और बेस यूनिट्स ऑफ। हमने बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से ये जो रिक्वायर्ड ऑप्शन है वो कौन सी आएगी। तो पहले देखते हैं प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स जो है ये न्यूटन को हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया की जगह हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो जब इनको सॉल्व करेंगे, मीटर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर, और सेकंड जो है वैसे ही रहेगा सेकंड पर स्क्वायर। सेकंड देखें पावर। पावर होता है वर्क पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितना काम किया। तो वर्क की जगह हम लिखते हैं FD/T आ जाएगा। F की जगह हम दोबारा से लिखेंगे kgms-2, और ये मीटर और सेकंड। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो मीटर हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, और नीचे वाला सेकंड ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा S-3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब हमारी ऑप्शन आ जाएगी। बाकी जो है ऑप्शन सी इंटेंसिटी, इसका फार्मूला होता है प्रेशर पर यूनिट एरिया। अगर हम उसको भी सॉल्व करते हैं फिर भी हमारा ये रिलेशन नहीं आएगा। जो ऑप्शन डी है फोर्स, उसका होता है kgms-2, वो भी हमारा इससे मैच नहीं करता। तो हमारी जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है। अब आज की वीडियो में हमने किप्स A+ सीरीज़ 2019 यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 को शुरू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।